Hello everyone. Today we are going to start new chapter of geography, chapter 4, mineral and power resources. So what are minerals? Minerals have a definite chemical composition with one or more elements. These minerals are found in raw form in the rocks. Minerals क्या होते हैं? The materials that are naturally present in earth's surface विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. मीन्स मिनरल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे अर्थ सरफेस पर. उनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है जिसमें वन या वन से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. दिस मिनरल्स आर फाउंड इन रॉ फॉर्म. मीन्स रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये रॉक्स के अंदर. ऑल रॉक्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मिनरल्स. सभी रॉक्स में वन या वन से ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. The rocks having large concentrations of a specific mineral is known as its ore. जिस रॉक के अंदर किसी के स्पेसिफिक मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ओर. मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, कलर एंड हार्डनेस. अब मिनरल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लाइक उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उनके डेंसिटी, कलर, हार्डनेस. इनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक मिनरल दूसरे मिनरल से कैसे डिफरेंस होता है. तो जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है उससे आइडेंटिफिकेशन होता है मिनरल्स का. ओके, सी द फ्लो चार्ट. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? हार्डनेस, कलर, स्ट्रिक कलर, लस्टर एंड क्लीवेज. हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग. Color gets tarnished or oxidized which affect the color of minerals. Streak color, color of finely ground powder. Luster, the way it reflects light. And cleavage, how it breaks into the surfaces. Okay, hardness means resistance to scratching. वो कितनी हार्डनेस है उसके अंदर, कितना हार्ड है वो रॉक या मिनरल. कलर, जब उसमें ऑक्सीडेशन होता है या टैनिश्ड होता है तो उसका कलर भी इफेक्ट होता है. स्ट्रिक कलर, कलर ऑफ फाइनली ग्राउंड पाउडर, जो उसका पाउडरी फॉर्म होता है उसका कलर. लस्टर, द वेट रिफ्लेक्ट्स लाइट, किस वे में वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज लस्टर. एंड क्लीवेज, हाउ इट ब्रेक्स इनटू द सरफेस, फ्लैट सरफेस, हाउ इट ब्रेक्स इनटू फ्लैट सरफेस, वो फ्लैट सरफेस पे कैसे ब्रेक होता है, दैट इज इट्स क्लीवेज. नाउ टाइप्स ऑफ मिनरल. ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. उनके कंपोजिशन के बेसिस पे मिनरल्स को टू टाइप में डिवाइड किया. एक होता है मेटेलिक और एक होता है नॉन मेटेलिक. ओके, वर्ड से सही समझ में आ रहा है. मेटेलिक मीन्स जिसमें मेटल्स होंगे. ओके, सो मेटेलिक मिनरल्स आर दोज फ्रॉम विच मेटल्स सच इज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा डिराइव्ड. मेटेलिक मिनरल्स मीन्स जिनसे मेटल्स डिराइव्ड होते हैं. दे आर फाउंड एज ओर्स. मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मोस्टली जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो कौन सी रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में. और नॉन मेटेलिक मीन्स जिसमें नॉन मेटल्स होता है जिनका नेचर, उनमें लाइमस्टोन, सल्फर, पोटाश, नाइट्रेट, माइका, जिप्सम एटसेट्रा. ये कौन सी रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक में प्रेजेंट होते हैं. और सब मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन एल्यूवियल डिपॉजिट्स ऑन रिवर बेड्स. कुछ मिनरल्स रिवर बेड्स पे भी डिपॉजिट होते हैं. अब मेटेलिक भी टू टाइप की होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस मीन्स जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है. मेटेलिक मिनरल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस मिनरल कंटेन आयरन सच एज आयरन और मैंगनीज एटसेट्रा. एंड नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन. जिनके अंदर आयरन नहीं होते वो नॉन फेरस हो गए, लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज mining. Minerals are present as ores in rocks. अब मिनरल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? रॉक्स में ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. डिगिंग आउट द मिनरल्स और मेटल्स फ्रॉम डीप डाउन द अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज माइनिंग. फिर वो जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स तो उनको बाहर निकालना पड़ता है. तो जब जो डिगिंग आउट होता है, डिग मतलब खोद के बाहर निकालना, तो जब मिनरल्स को या मेटल्स को बहुत डीप में जब वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं उनको डिगिंग करके बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग. द मिनरल्स आर बरीड
इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। मिनरल कहाँ बरीड होते हैं? लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स में बरीड होते हैं अर्थ की। टू एक्सट्रैक्ट दिस मिनरल फ्रॉम डिफरेंट लेयर और डेप्थ ऑफ अर्थ इन्वॉल्व डिफरेंट मेथड्स। तो कुछ मेथड्स बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज क्वेरिंग। माइंस क्लोज टू द सरफेस आर कॉल्ड क्वेरीज। जो माइंस सरफेस से क्लोजली रहती है, मीन्स ज़्यादा नीचे नहीं, शैलो डेप्थ में ही प्रेजेंट होते हैं, तो उस द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम दिस क्वेरीज इज नॉन एज क्वेरिंग। तो जब जो एक्सट्रैक्शन इन मिनरल्स का होता है, जो सरफेस से ज़्यादा नीचे नहीं होते, शैलो डेप्थ पे प्रेजेंट होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्वेरिंग। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप वेल्स। जो बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं, डीप वेल्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिलिंग। एंड लास्ट वन इज माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अर्थ सरफेस से के नीचे से जब निकालते हैं तो वो होता है माइनिंग। माइनिंग भी टू टाइप की होती है, एक होती है ओपन पिट माइनिंग और अनदर वन इज शैफ्ट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग जो शैलो डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सिर्फ जो रिमूवल ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस को ऐसे ही रिमूव करके और निकालते हैं, तो होता है ओपन पिट माइनिंग। और शेफ्ट माइनिंग में वो बहुत ज़्यादा गहराई में जब प्रेजेंट होते हैं, ग्रेट डेप्थ में मिनरल्स, फिर उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डीप होल बनाया जाता है, उसमें से फिर उसे निकालते हैं, तो वो होता है शेफ्ट माइनिंग। ओके, नेक्स्ट इज distribution of mineral resources. There is an uneven distribution of mineral resources across the continents. ओके, ये वर्ल्ड मैप दिया है जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स का बताया है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल्स का, कहीं पर कौन सा मिनरल ज़्यादा होता है, कहीं पर कोई सा मिनरल कम पाया जाता है, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो हम देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। फर्स्ट वन इज एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं? ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, मैग्नीज, निकल, गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक आर फाउंड इन एशिया। ये सारे मिनरल्स एशिया में डिपॉजिट रहते हैं। इंडिया लीड प्रोड्यूसर है माइका का। चाइना प्रोड्यूस टंगस्टन, लेड एंड एंटीमनी इन ह्यूज क्वान्टिटीज़। इंडिया एंड इंडोनेशिया are leading world producers of bauxite. Almost 2/3 of world's petroleum and natural gas are found in Asia. Half of the world's demand for tin is fulfilled by Asia, with China, Malaysia and Indonesia leading the production tally. Large deposits of iron ore are found in China and India. ओके, सो कॉन्टिनेंट वाइज बताए गए हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। अफ्रीका में होते हैं कोबाल्ट, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम एंड क्रोमियम। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट एंड कोबाल्ट का। फिर मैग्नीज, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, यूरेनियम आर आल्सो फाउंड हियर। नाइजीरिया, लिबिया एंड एंगोला हैड सफिशिएंट रिजर्व्स ऑफ ऑयल। नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन्स में ये डिपॉजिट रहते हैं। कैनेडियन शील्ड में, जहाँ जो कि कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स। यहाँ पे आयरन ओर, यूरेनियम, गोल्ड, निकल एंड कॉपर। फिर एपेलेचियन रीजन, जहाँ पर कोल बहुत वास्ट क्वांटिटी में डिपॉजिट है। वेस्टर्न कॉर्डेलियस आर एंडोर्ड with deposit of silver, lead, copper, zinc and gold in abundance, and Mexico leads in the production of silver in the world. नेक्स्ट साउथ अमेरिका, यहाँ पर ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, लेड, क्रोमियम, बॉक्साइट, मैंगनीज, माइका एंड जिंक आर फाउंड इन सब्सटेंशियल डिपॉजिट्स। ब्राज़ील एंड बोलीविया प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटीज़। वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चाइल एंड पेरू हैव मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व। Rich deposits of copper are found in Chile and Peru. Okay, next continent is Europe. Russia and East European countries are rich in minerals like manganese, zinc, copper, lead and nickel. Russia, France, Sweden and Ukraine are leading iron producers of the world. Next is Australia, leading production of bauxite in the world. Large deposits of gold are found in West Australian region of Coolgardie and Kalgoorlie. Many of the minerals like diamond, iron ore, copper, nickel, tin, zinc, lead and manganese exist in significant quantities in different parts of the continent. Now last continent is Antarctica. Iron ore, coal, copper, gold, silver, uranium and oil are found in Antarctica.
ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया. इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज का. विद द हेल्प ऑफ एन एटलस मार्क ऑन अ वर्ल्ड मैप एनी 3 कंट्रीज हैविंग रिजर्व्स ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स. See the table, minerals, location and additional information. First one is bauxite. ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है इंडिया में? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी कि 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. ये सारी जो बॉक्साइट जो इंडिया में प्रेजेंट है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के. ये सारे स्टेट्स कॉपर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक. मध्य प्रदेश प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन इंडिया. मीन्स हाफ से भी ज़्यादा प्रोडक्शन कॉपर का कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में. डायमंड मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश. लेट्स इन द वर्ल्ड इन पॉलिश्ड डायमंड्स. गोल्ड कोलार इन कर्नाटका. द माइंस इन कोलार आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ माइनिंग वेरी एक्सपेंसिव फॉर इट्स ओर्स. आयरन ओर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक. हाई ग्रेड आयरन ओर डिपॉजिट्स आर फाउंड हियर. लाइमस्टोन राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु. मैंगनीज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड. ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है माइका का पूरे वर्ल्ड में. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आसाम, महाराष्ट्र एंड गुजरात. लास्ट वन इज सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स, लेक्स एंड सीज. वर्ल्ड्स लीडर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट ऑफ सॉल्ट. ओके, नाउ यूजेस ऑफ मिनरल्स. मैनी इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज देयर रॉ मटेरियल. मिनरल्स का क्या यूज़ होता है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल इन्हें यूज़ करती है. जो हार्ड मिनरल्स होते हैं लाइक डायमंड एंड गोल्ड, इनकी ज्वेलरी बनती है. कॉइन्स, पाइप्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनते हैं किससे? कॉपर से. सिलिकॉन जो हमें क्वार्ट्ज से ऑब्टेन होता है, इसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में. एंड एल्यूमिनियम जो मिलता है बॉक्साइट से उन्हें यूज़ किया जाता है बॉटलिंग में, एरोनॉटिक्स में, किचन अप्लायंसेस में एंड कंस्ट्रक्शन में. ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स एज अ रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल एज द फॉर्मेशन कंसंट्रेशन रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. अब मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं और इनके फॉर्मेशन में बहुत साल लगते हैं. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बनते हैं इनके फॉर्मेशन में. सो increasing demand of minerals satisfy needs of overgrowing population is slow pace of production outnumbers its availability, thus creating the need to use available mineral reserves judicially. अब जो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके साथ साथ मिनरल्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका प्रोडक्शन तो बहुत स्लो होता है फॉर्मेशन. सो हमें नीड है कि हम इसका जुडिशियली यूज़ करें, इन्हें रिजर्व करके रखें. अब कुछ मेथड्स दिए हैं कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं मिनरल्स को. रिसाइकलिंग, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये जो कुछ मेटल्स है जो कि फिर से रीयूज़ हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं. अवॉइड वेस्टेज ऑफ मिनरल्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ दे आर यूज्ड जुडिशियली एंड मेथड्स ऑफ माइनिंग आर मेड मोर एफिशिएंट. जो वेस्टेज होता है मिनरल्स का उन्हें अवॉइड करना चाहिए, इन्हें जुडिशियली यूज़ किया जाना चाहिए और जिनके मेथड ऑफ माइनिंग है उन्हें और एफिशिएंट बनाना चाहिए. इन्हें रीयूज़ करना चाहिए. रीयूजिंग ऑफ मिनरल्स इज अनदर मेथड ऑफ कंजर्विंग मिनरल रिसोर्सेज एंड सब्सटीट्यूट्स ऑल्टरनेटिव्स टू मिनरल्स लाइक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड अदर सब्सटीट्यूट शुड बी मोर वाइडली यूज्ड. जो इनके सब्सटीट्यूट्स होते हैं लाइक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो होते हैं जो फिर से रिसाइकल हो जाते हैं, उनकी जगह इन्हें सब्सटीट्यूट करना चाहिए. Now next topic is power resources. Resources that are used for generating energy or power are known as power resources. जिन resources को हम energy generate करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनसे पावर मिलती है, वो resources होते हैं power resources. इनमें कौन कौन इंक्लूड होता है? वाटर, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एंड न्यूक्लियर एनर्जी. Power or energy is an integral part of our lives. Aspects like transport, communication, industries, agriculture, defense purpose are dependent on it. ये सारे जो एस्पेक्ट्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस पर्पस है, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? पावर रिसोर्सेज पे. सो पावर रिसोर्सेज को मैनली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है. वन इज़ कन्वेंशनल एंड अनदर इज़ नॉन कन्वेंशनल. 2 टाइप के सोर्सेज हो गए. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर.
Power resources that have been commonly in use from a longer period of time are known as conventional resources. जिन पावर रिसोर्सेज को कॉमनली यूज़ किया जाता है बहुत लंबे समय से, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से, जिन्हें हम यूज़ करते आ रहे हैं, दैट आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज. इनमें कौन कौन इंक्लूड है? फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ फायरवुड. ये तो अर्ली टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं, अभी भी यूज़ करते हैं. चूल्हों पे खाना बनता है गांव में, तो फायरवुड जो वुड यूज़ की जाती है, लकड़ी, ट्राइबल्स और विलेजेस एरियाज़ में अभी भी यूज़ करते हैं फायरवुड को. ऑल्दो विद डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एट अ लार्ज स्केल, यूज़ ऑफ फायरवुड हैज़ बिन फॉरबिडन इन मैनी कंट्रीज़. अब जो लकड़ियाँ कहाँ से ली जाती है? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट का बहुत लार्जर स्केल पे, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ में फायरवुड को बंद कर दिया गया है, फॉरबिडन कर दिया गया है. नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या होता है इसका? ईजी एक्सेसिबल है लोकल्स और ट्राइबल्स में, और एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल टू लार्ज मासेस, एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ किया जाता है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके कलेक्शन में टाइम भी बहुत लगता है, ट्रीज़ की कटिंग होती है जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है, और इसके बर्निंग से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में ऐड हो रहा है. ओके, फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ. फॉसिल फ्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस के नीचे. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स बरीड हो जाते हैं अर्थ सरफेस के अंदर, वो फिर फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर और हीट लगती है अर्थ की थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक. वो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज कोल. Coal is a fossil fuel which is found in abundance. Coal finds its uses in the household purpose and industries like iron, steel for generation of electricity. कोल कहाँ यूज़ किया जाता है? या तो हाउस होल्ड पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, या फिर जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल को यूज़ किया जाता है. दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ नॉन एज थर्मल पावर. अब इसमें से जो पावर निकलती है उसे हम थर्मल पावर कहते हैं. ओके, इसका एडवांटेज है कि इट इज़ एबंडेंटली अवेलेबल एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर. ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और ये इजीली इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट भी हो जाता है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ बल्की टू ट्रांसपोर्ट एंड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट. इसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है और ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करता है. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ इन मच डिमांड फॉर रनिंग व्हीकल्स. मेनली पेट्रोल किसके लिए यूज़ किया जाता है? रनिंग व्हीकल्स के लिए. और एक मेन रॉ मटेरियल भी है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए. ये कहाँ से डिराइव्ड होता है? हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्स एज दे गेट डिपॉजिटेड ऑन सी बेड. जो सी बेड होता है वहाँ पर जो सेडिमेंट्स ट्रैप्ड हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उससे हमें पेट्रोलियम मिलता है. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ बाय ड्रिलिंग ऑयल वेल्स इन कोस्टल एज वेल एज ऑफशोर एरियाज़. कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इन्हें? बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ड्रिलिंग ऑयल वेल्स. ऑयल वेल्स जो बने हुए रहते हैं सरफेस के अंदर नीचे, वहाँ से ड्रिल करके इन्हें निकाला जाता है. क्रूड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्रिलिंग इज सेंड टू रिफाइनरी. तो ये कच्चा होता है, कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है. फिर इन्हें रिफाइनरीज में सेंड किया जाता है, वहाँ पे प्रोसेसेस के थ्रू इन्हें फिर कन्वर्ट किया जाता है किसमें? पेट्रोल में, डीजल में, वैक्स, सिंथेटिक रबर, ल्यूब्रिकेंट्स एंड प्लास्टिक्स. इट सर्व्स एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल, lubricant, illuminant and raw material for a variety of products. These valuable petroleum products are also known as black gold. इसे black gold भी कहा जाता है. इसके एडवांटेजेस है कि इट मेक्स द बेसिस फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू टैंकर्स. ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वहाँ का बेसिस है, और इसे ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं टैंकर्स के थ्रू. देखे होंगे आपने ऑयल टैंकर्स, है ना. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज. ड्यू टू गैस लीकेज और ऑयल स्पिलेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर डिप्लीट्स एंड एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स. अब जो इंडस्ट्रीज में से यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर जो गैस लीकेज होती है या ऑयल स्पिलेज होता है उसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर डिप्लीट्स. ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, जो वहाँ से पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं. उन इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज में से जो पॉल्यूटेंट रिलीज़ होते हैं उसकी वजह से फिर एसिड रेन होती है. एसिड रेन पढ़ा होगा आपने पहले. नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. इट इज़ फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स.
ये किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ। इसमें मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मीथेन। इसमें मेनली मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। इसके यूजेस हैं कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल, सीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपने यस इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट फ्यूल, सीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने देखा होगा सिटीज़ में ऑटो रिक्शा चलते वो सीएनजी के होते हैं, जिनमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उनसे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ओके और एक हम एलपीजी जो हम डोमेस्टिक यूज़ में करते हैं, जो सिलेंडर्स हमारे घर पे आते हैं, दैट इज़ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी ये यूज़ की जाती है नेचुरल गैस। इसके एडवांटेज जैसे कि चीपर होती है, क्लीनर होती है कोल से और पेट्रोलियम से, और इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। इसका डिसएडवांटेज है कि ड्यू टू गैस लीकेज और ऑयल स्पिलेज, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर डिप्लीट्स एंड एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ओके, सेम एज पेट्रोलियम। The fossil fuel discussed above are as used as a fuel in our vehicles. Now next is water power. Dams are built across the river to hold the excess water. Dams तो आपने देखे ही होंगे, है ना। सो डैम्स बिल्ड किए जाते हैं ताकि हम एक्सेस वाटर को होल्ड करके रख सकें। जो स्टोर्ड वाटर होता है इन्हें रिलीज़ किया जाता है स्पेसिफिक हाइट से, जिससे कि मोमेंटम क्रिएट होता है और उनको टरबाइंस में ये देखिए पिक्चर में बताए गए हैं, टरबाइंस इस टाइप के बने हुए रहते हैं। कभी आपने गांधी सागर डैम विजिट किया हो तो वहाँ पर भी ऐसे बने हुए हैं। सो इन टरबाइंस में फिर यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हाइडल पावर अकाउंट्स फॉर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पावर जनरेशन। द वाटर रिलीज आफ्टर पावर जनरेशन कैन बी यूज्ड फॉर, फिर इनसे जो जनरेट होती है पावर उनमें किस में यूज़ किया जाता है? उन्हें इरीगेशन में, फिशिंग में, इंडस्ट्रीज़ में और नॉर्मल यूजेस में। इवन द सेम वाटर कैन हेल्प रीजनरेट इलेक्ट्रिसिटी इफ़ अगेन दिस वाटर इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। फिर इस वाटर को फिर से हम अगर फॉल्स हाइट से फॉल करते तो फिर से इसे रीजनरेट कर सकते हैं। इसके एडवांटेज होते हैं कि इरिगेशन को प्रमोट करता है, फिशिंग को भी, और एक नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ पावर, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। डिसएडवांटेज है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं सेटअप के लिए। द लोकल कम्युनिटीज़ गेट डिस्प्लेस्ड ऑन लार्ज स्केल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। जो वहाँ का लोकल कम्युनिटी होती है उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है क्योंकि एक लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन होता है डैम्स का। एट टाइम दे ऑल्सो कॉज फ्लडिंग इन लो लाइंग एरियाज़। फिर जो इनके लो लाइंग एरियाज़ होते हैं जिनके आसपास, वहाँ पर फ्लड का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जैसा कि लास्ट ईयर रामपुरा में आया था। वो गांधी सागर के पास का एरिया है, लो लाइंग है, तो वहाँ पर फ्लड आई थी। ओके, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो न्यूज़ में तो। नेक्स्ट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर। अब हमने कन्वेंशनल पढ़ लिए, नाउ नॉन कन्वेंशनल। न्यू एंड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर अदर देन फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर। जो न्यू और अल्टरनेटिव सोर्स है पावर का, जिनमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज़ किए जाती, उसके अलावा जो पावर होती है वो होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर। ये इनएग्जॉस्टिबल होती है, रिन्यूएबल होती है और पॉल्यूशन फ्री होती है। दिस सोर्सेज आर नीड ऑफ टाइम एंड आर ट्रेंडिंग इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन सोर्सेज की बहुत ज़्यादा नीड है टुडे टाइम में, और यह भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं उन्हें बनने में, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं पॉल्यूशन फ्री भी होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल भी होते हैं, ये एग्जॉस्ट तो हो ही नहीं सकते हैं, और रिन्यूएबल भी होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज सोलर पावर। द सन दैट शाइन्स एवरी डे इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन दिस अर्थ। जो सन शाइन करता है एवरी डे करता है, मेन सोर्स है वो हीट एंड लाइट का अर्थ पर। इससे जो पावर मिलती है उन्हें सोलार सेल से ट्रैप्ड कर लिया जाता है। फिर सोलार पैनल्स की हेल्प से पावर जनरेट होते हैं, जिससे लाइट और हीटिंग पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। सोलार पैनल्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल नेशंस यूज सोलार एनर्जी इन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड कम्युनिटी लाइट्स। बहुत सारे ट्रॉपिकल नेशंस में सोलार एनर्जी को यूज़ किया जाता है, किसमें? ट्रैफिक सिग्नल्स में और कम्युनिटी लाइट्स में। फिर सोलार कुकर्स भी यूज़ किए जाते हैं, सोलार हीटर्स, सोलर ड्रायर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है किसकी हेल्प से ये चलते हैं? सोलार एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि नॉन पॉल्यूटिंग है और इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन तो कहीं जा ही नहीं रहा, रोज़ आना ही है उसको, तो
है ना। सो ये नॉन पॉल्यूटिंग भी है और इनएग्जॉस्टिबल भी है। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ अ डिफ्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वेरी एक्सपेंसिव टू यूटिलाइज। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है यूज़ करने में। विंड पावर, द पावर ऑफ विंड हैज़ बिन अ हेल्पफुल फोर्स फॉर सेलर्स टू नेविगेट देयर शिप्स। जो विंड से जो पावर मिलती है वो किस में हेल्पफुल होती है, सेलर्स के लिए हेल्पफुल होती है कि वो अपनी शिप को अच्छे से नेविगेट कर पाते हैं। फार्मर्स भी यूज़ करते हैं इसको, उनकी जो व्हीट मिल्स होती हैं, वाटर पंप होते हैं, वो भी विंड पावर की हेल्प से चलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में पावर ऑफ विंड इज़ हार्नेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स तो आप सबने देखे होंगे, अभी हमारे सितारों के आसपास बहुत सारी जगह पर लगे हुए हैं। सो इन विंड मिल की हेल्प से एनर्जी क्रिएट की जाती है, जिससे व्हीट मिल्स चलते हैं, वाटर पम्प्स चलते हैं। द क्लस्टर ऑफ विंड मिल इज़ नॉन एज विंड फार्म विच इज़ लोकेटेड इन प्लेसेस विद स्टडी एंड फास्ट विंड्स दैट यूजुअली ब्लो इन द माउंटेन पासेस और अलॉन्ग द कोस्ट। क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स को क्या कहते हैं, विंड फार्म। जो एक साथ बहुत सारे विंड मिल्स लगे रहते हैं उसे कहा जाता है विंड फार्म। ये बहुत सारी प्लेसेस पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पर फास्ट विंड्स चलती है, जैसे माउंटेन पासेस है, अलॉन्ग द कोस्ट है, वहाँ पर। इसका एडवांटेज जैसे कि ये सेफ़ होता है, क्लीन होता है और नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ पावर है, जिसको एक बार हमने सेटअप कर दिया तो वो वेरी लो कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, बर्ड्स के लिए ये हार्मफुल होता है, रेडियो टीवी सिग्नल्स भी इसकी वजह से डिसरप्ट होते हैं, और ये एक्सपेंसिव भी होता है इसका सेटअप। ओके, नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर फ्यूल्स। यूरेनियम एंड थोरियम आर द रेडियो एक्टिव मेटल्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। जो यूरेनियम और थोरियम होता है ये रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, इनसे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस ट्रेमेंडस न्यूक्लियर एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फिजन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजन इस प्रोसेस से न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है, जिससे कि ट्रेमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वास्ट यूरेनियम एंड थोरियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन रीजन ऑफ यूएसए, कनाडा, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ब्राज़ील एंड इंडिया। इन सारी कंट्रीज़ में यूरेनियम एंड थोरियम डिपॉजिट्स हैं। इंडिया में कहाँ पर डिपॉजिट है, राजस्थान और झारखंड में। और द मोनोज़ाइट सैंड्स ऑफ केरला हैव डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम इन लार्ज क्वांटिटीज़। इसका एडवांटेज है कि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। और डिसएडवांटेज ये है कि जो हार्मफुल होती है रेडियो एक्टिव वेस्ट, इनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और एक्सपेंसिव भी होता है सेटअप में। नेक्स्ट इज़ जियोथर्मल पावर। द हीट ऑफ द अर्थ इज़ यूज टू जनरेट जियोथर्मल पावर। जो अर्थ की हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से उससे जियोथर्मल पावर जनरेट होती है। दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, हॉट रॉक्स इन द अर्थ्स इंटीरियर एंड गीज़र। अर्थ के इंटीरियर में जो हॉट रॉक्स होती है उनसे ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर जनरेट की जाती है। द हॉट स्प्रिंग्स हैव बीन इन यूज़ फॉर सेवरल ईयर फॉर द पर्पज़ ऑफ हीटिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। ये किस पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, हीटिंग में, कुकिंग में, बाथिंग में। इसका एडवांटेज है कि ये क्लीन होता है, इको फ्रेंडली होता है और ऑलवेज अवेलेबल है ये सोर्स। और डिसएडवांटेज ये है कि एज द लोकेशन इज़ फार फ्रॉम सिटीज़, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर इज़ ह्यूज। ये सिटीज़ से बाहर लोकेटेड होता है, सो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइडल पावर। द एनर्जी ऑफ टाइड्स इन ओशंस इज हार्नेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टाइड्स तो आप लोगों ने देखी होगी, सीज़ में, सीज़ में जो टाइड्स आती हैं, हाई टाइड, लो टाइड, सुना है ना आप लोगों ने। सो जो टाइड्स प्रोड्यूस होती है इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इन्हें हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट एट द नैरो ओपनिंग ऑफ सी टू जनरेट टाइडल एनर्जी। यहाँ पर भी डैम्स बिल्ड किए जाते हैं जहाँ पर सी की ओपनिंग होती है, वहाँ पर एक नैरो पैसेज बनाया जाता है जहाँ से टाइडल एनर्जी जनरेट होती है। ये पिक्चर में देखिए बताया गया है। द एनर्जी ऑफ हाई टाइड्स टर्न द टर्बाइंस विथ ग्रेट फोर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ट्रैप्ड फॉर फर्दर यूज़। इसका एडवांटेज भी है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ पावर है। और डिसएडवांटेज है कि ये डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा इसको हार्नेस करना, और ये वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। जो वाइल्ड लाइफ होती है हैबिटेट मराइन वाली, जिसमें फिशेस है, बहुत सारे जो
वाटर एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ को ये डिस्ट्रॉय करता है। बायोगैस a gaseous fuel can be obtained from decomposing the organic waste like animal dung, kitchen waste, dead plant and animal material। बायोगैस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल विलेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसे। ये गैशियस फ्यूल है जिसको किसके थ्रू बनाया जाता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे एनिमल डंग है, मेनली काउ डंग यूज़ किया जाता है। किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारा, वेजिटेबल पिल्स होते हैं, फ्रूट पिल्स होते हैं, या और भी जो किचन का वेस्ट मटेरियल होता है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका मटेरियल यूज़ किया जाता है। इन सबको एक बायोगैस डाइजेस्टर में डिपॉजिट किया जाता है, जहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ये बायोगैस में कौन से मिक्सचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिक्सचर होता है, जो कि एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है कुकिंग में और लाइटिंग पर्पज़ में। फिर जो उनकी लेफ़्ट ओवर स्लरी बचती है वो एक एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जिसे खेतों में डाल दिया जाता है। बहुत अच्छा मैन्योर होता है और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बायोगैस प्लांट्स आर क्वाइट कॉमन इन रूरल इंडिया। इसका एडवांटेज है कि इट यूजेस बायो वेस्ट विच इज़ ईजीली अवेलेबल एंड इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। ये बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है बायो वेस्ट। क्यों? क्योंकि ये तो डेली का है ना, काऊ भी डेली डंग करेगी, सही। काऊ का जो डंग होता है, गोबर, किचन से भी वेस्ट मटेरियल डेली निकलता है, प्लांट्स और एनिमल भी डेली ही डेड होते ही हैं। सो ये इजीली अवेलेबल होता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। नाउ कंजर्वेशन, fossil fuels are exhaustible resources. Their reproduction is a time taking process and once consumed they cannot be replaced easily। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं और उनके रिप्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और एक बार अगर वो कंज्यूम होगा तो उन्हें हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स को रिजर्व करना फास्टली। टुडे वी आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस as existing resources are exhausting at an alarming rate. There is an urgent need to conserve them। सो जो एग्जॉस्टिंग रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं उन्हें हमें अर्जेंटली कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेव करना है उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो ये कुछ मेथड्स दी हैं कंजर्व करने के लिए। यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स शुड बी मिनिमाइज, हमें उनका यूज़ मिनिमाइज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए। जो पावर सेविंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी कंजर्व करके रखना चाहिए। और यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर शुड बी इंक्रीज्ड। रिन्यूएबल और जो उनके अल्टरनेटिव सोर्सेज है उन्हें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड।